हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो रहती है आप सभी के लिए जरूरी। जी हाँ, तो यहाँ पर हो चुकी है आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन एक बार फिर। जी हाँ, हम हर रोज 8 बजे के बाद, जी हाँ, हर रोज शाम 8 बजे के बाद हाजिर होते हैं आप सभी के लिए लाइव सीरीज लेकर। तो जी हाँ, आज की सीरीज नंबर रहेगी 308। जी हाँ, 308 नंबर सीरीज हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं और इस 308 नंबर सीरीज में आज हम करने वाले हैं हेल्थ और डिजीजेज से रिलेटेड 15 एमसीक्यूज। जी हाँ, यहाँ पर ये 15 प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आपको लगे कि जी हाँ, ये क्वेश्चंस हेल्पफुल है, ये चैनल आपकी फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल है, तो आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कि चैनल यूजफुल नहीं है तो आप हमें, जी हाँ, बिना झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के आप कर सकते हैं हमें अनसब्सक्राइब। और जी हाँ, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं और साथ में हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि भाई डिसलाइक हमने कर दिया है और इस वजह से किया है, अपनी इस चीज को सुधार लो। जी हाँ, क्योंकि यहां पर हम हर बार आपके लिए नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। और जी हाँ, आज की सीरीज में आपके लिए प्रश्न तैयार हैं, तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है ये कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये काफी इजी क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, तो आप हमें, जी हाँ, बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल इसका इजी हो जाएगा। जी हाँ, मैदा एनाफिलीज मच्छर जो होता है उसकी वजह से आपको होता है मलेरिया। जी हाँ, मलेरिया। और आज का जो अभी हम बात करें कि इंडिया के अंदर अभी हाल फिलहाल में डेंगू और मलेरिया के अब हाल फिलहाल में एट प्रेजेंट बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, तो एक बार जी हाँ अपने आसपास में सफाई जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है आपसे ये कि निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित पशु के काटने से फैलता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और यहां पर बिल्कुल इजी, मेरे हिसाब से क्वेश्चन इजी रहेगा। चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। हीमोफीलिया, रेबीज, कैंसर और गलसुआ। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और पेन और पेपर अपना हमेशा पास में रखिए। कितना स्कोर रहे वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा रेबीज। जी हाँ, रेबीज जो है वो किसी भी रेबीज ग्रस्त पशु के काटने से फैलता है। मेनली ये कुत्ते के काटने से फैलता है। तो रेबीज में हो जाता है हाइड्रोफोबिया। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो रेबीज है, रेबीज में मनुष्य को किस चीज से डर लगता है और उसको कौन सा फोबिया होता है, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। उसको पानी से डर लगने लगता है। और जो हीमोफीलिया है, ये हीमोफीलिया कह सकते हैं कि एक आनुवांशिक रोग है। इसके अंदर जो आपका ब्लड है वो जम नहीं पाता, जब भी आपका घाव होगा उससे जो आपका ब्लड है वो निरंतर निकलता रहेगा। ठीक है। और कैंसर है, कैंसर आपको सबको पता है कि जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनका एबनॉर्मल कंडीशंस में डिवाइडेशन होना। जी हाँ, जो उसका एक नई कोशिका का बनना है, उस प्रक्रिया के दौरान सेल्स का अनियंत्रित तरीके से टूटना और जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उनका अनियंत्रित तरीके से बढ़ना ही कैंसर कहलाता है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि कैंसर जब सेल्स या फिर कोशिका के अनियंत्रित या फिर आप कह सकते हैं कि एक एबनॉर्मल कंडीशन में टूटने की वजह से बनता है, तो फिर ये क्यों कहते हैं कि स्मोकिंग या फिर जो आप ड्रिंक करते हैं उससे भी कैंसर बनता है। देखिए, ये कैंसर को बढ़ाने वाले ऐसे आपके कह सकते हैं कि कारक हैं, फैक्टर हैं, जो आप इन चीजों का यूज करते हैं, तो जो आपके सेल्स की आप कह सकते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल्स की जो बनने की प्रोसेस है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है। तो यहां पर ये सीधा सा इन चीजों को बढ़ाने वाले होते हैं और अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो भी आपके शरीर पे
पे नेगेटिव इफेक्ट डालती है। गलसुआ मेनली आपकी जो थायराइड ग्लैंड्स है और जो आपकी सलेवरी ग्लैंड्स है उनके अंदर स्वेलिंग आना। आपको बिल्कुल याद होगा कि बचपन में कभी ना कभी आपका जो कान है उस कान के नीचे वाली जो आपकी स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड प्रोसेस है इसके आसपास में स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको गलसुआ कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि चमगादड़, जी हाँ चमगादड़ बैट जिसको कहते हैं, ये बोल रहा है कि जो चमगादड़ है इस निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक रहते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं कि चमगादड़ के ऊपर एक ऐसे रोगाणु रहते हैं जो एक रोग को फैलाने का काम करते हैं, तो वो कौन सा है आपको बताना है। डेंगू, इबोला बुखार, फाइलेरिया या फिर चिकनगुनिया। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट की तरफ मैं बढ़ने जा रहा हूँ। राइट है यहाँ पर इबोला बुखार। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर है 4 और यहाँ पर जी हाँ तैयार हो जाइए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आपके लिए बहुत सारे। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। देखिए वैसे तो हम बोलते हैं ना कि पॉलिश्ड राइस है, बड़े बड़े महंगे प्रोडक्ट्स हम कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो पॉलिश्ड राइस है उससे एक रोग होता है। अगर पता है तो जी हाँ आपने जरूर यहाँ पर राइट क्लिक कर लिया होगा। चलिए मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। सूखा रोग, घेंगा, बेरी बेरी और रक्तलापता। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बेरी बेरी। जी हाँ, यहाँ पर जो विटामिन B1 है इसकी कमी होती है पॉलिश्ड किए गए चावल के अंदर। तो जी हाँ विटामिन B1 आप कहिएगा कि थायमिन की कमी से आपको हो जाता है यहाँ पर बेरी बेरी रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। चलिए ये भी हम लगे हाथ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता। मीन्स एक से लेकर दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर है। एड्स, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस और यहाँ पर सिरोसिस। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए राइट आंसर देख लीजिए। तो चलिए राइट आंसर देखेंगे हम और यहाँ पर है कि संक्रमित नहीं होता है, तो ये है आपका सिरोसिस। ठीक है, जो सिरोसिस है मेनली ये आपकी लीवर, जो आपकी कह सकते हैं कि जो लीवर के हेप्टिक सेल्स है उनको अफेक्ट करता है और लीवर सिरोसिस के अंदर मेनली आपका जो बाइल जूस है वो अच्छे से आपका लीवर फंक्शनिंग में नहीं बना पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं और पूछा गया है अफीम। जी हाँ, काली अफीम। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आती है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए जो अफीम है वो कई बार जो लकवाग्रस्त व्यक्ति है, जो हार्ट पेशेंट्स है, उनके लिए एक दवाई का काम करते हैं, लेकिन इसका आप अनियंत्रित तरीके से और जी हाँ ज्यादा मात्रा में जब आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपकी जो सेंसरी ऑर्गन्स है, जो आपका सिस्टम है बॉडी का, उसको हिला देती है, आप नशे में हो जाते हैं। तो भाई इसका नशा करना बहुत घातक है। ठीक है, और पैसे की भी बर्बादी है। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो अफीम है उसको एक मेडिसिन के तौर पर कौन सी श्रेणी में रखा जाता है। अवसादकारी है, उत्तेजक है या फिर विभ्रांतिकारक है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका अवसादकारी, ये रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया 7 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि निम्नलिखित को सुमेलित, यहाँ पर जो युग्म है उनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको पहचानना है। रेटिनॉल की कमी से यहाँ पर जीरोथैलेमिया बोल रहा है, टेकोफेरोल की कमी से बेरीबेरी बोल रहा है, साइनोकोबालामिन की वजह से बोल रहा है ये आपका रक्तलापता, और आर्गो कैल्सीफेरोल की वजह से बोल रहा है रिकेट्स। तो आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें से बेमेल है। चलिए 4 ऑप्शन सर आपकी स्क्रीन पर और राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर बेरी बेरी। जी हाँ, जो रेटिनॉल है उसकी वजह से आपका जीरोथैलेमिया अगर कमी हो जाए तो ठीक है। और बाकी आपको मैं बता दूं ये विटामिन के नाम है। साइनोकोबालामिन को विटामिन B12 आप कहेंगे। ठीक है, और रिकेट्स है यहाँ पर ये आपका जो ऑर्गो कैल्सीफेरोल लिखा हुआ है ये आपका विटामिन D हो जाएगा। रेटिनॉल है आपका B हो जाएगा। टेकोफेरोल है ये आपका क्या है, ये जो टेकोफेरोल है मेनली ये विटामिन E होता है और विटामिन E की कमी से बॉडी के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्पर्म काउंट है या फिर कह सकते हैं कि स्त्रियों के अंदर बांझपन और पुरुषों के अंदर जो ह्यूमन फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, और जो आपके शरीर की आप कह सकते हैं कि जो शरीर के अंदर आपकी नरिशिंग का काम है ये भी आपका विटामिन E करता है। तो विटामिन E की कमी से बांझपन मेनली रहेगा। ठीक है, और ह्यूमन फर्टिलिटी, और यहाँ पर जो आपका बेरी बेरी है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन यहाँ पर वैज्ञानिकों से रिलेटेड है भाई। तो चलिए यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में आपको पता है या नहीं पता है ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक और कार्ल लिनियस। तो चलिए चार ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रतिरक्षा बढ़ाने का मतलब है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम उसको बढ़ाने का काम है एडवर्ड जेनर ने आपका किया था। ठीक है, तो इनकी जो संकल्पना है ये प्रस्तुत की थी एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, देखिए आजकल वैक्सीनेशन हो रहा है और अगर किसी ने 2 डोज नहीं लगवाई है तो भाई अपना लगवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी लाइफ, क्योंकि जी हाँ आपका घर पे आपकी फैमिली इंतजार कर रही होती है। तो यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है भाई देखिए साधन भी आप जी हाँ वाहन है उसको भी आप बहुत ही सावधानी से चलाइए और जो वैक्सीनेशन है वो भी अपना ज़रूर करवा लीजिए कि वैक्सीनेशन से आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाएगा। और हालांकि देखिए कभी आप ये सोच लें कि भाई मैंने तो वैक्सीनेशन करवा लिया है, अब मुझे कोई भी सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, सैनिटाइजर यूज़ करने की जरूरत नहीं है, जब मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ हाथ धोने की जरूरत नहीं। भाई आप अपने शरीर का ध्यान रखिए और जो ये वैक्सीनेशन है ये सिर्फ आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने के लिए है, आपको आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए है। ठीक है, ना कि उसका आपका एक पर्टिकुलर समाधान है। ठीक है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है कोविड-19 का, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर पूछा गया कि टीका जो है वो क्या है। एक कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है, प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षा है, या फिर सहज निष्क्रिय प्रतिरक्षा, या फिर कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट यहाँ पर हो जाएगा कि ये एक आर्टिफिशियल जो एक्टिव्स आपके एंटीजेंस होते हैं जो आपके एंटीबॉडीज को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, इसको आप कहेंगे कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, टीके से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा और टीके से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। टीके विशिष्ट रोग प्रतिरक्षी प्रोटीन के संश्लेषण के अभिप्रेरण द्वारा संरक्षण प्रदान करता है। शरीर में रोग प्रतिरक्षी के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कोशिका कौन सी होती है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। कणिकाणु है, लसिका कोशिका, लोहित कोशिका, या फिर बिंबाणु। तो चलिए हमारे शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षी या फिर ये कह सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है, हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जो कोशिकाओं का निर्माण करने की आपकी प्रक्रिया है वो कौन उत्तरदायी है उसके लिए आपको बताना है। चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चार ऑप्शंस में से राइट की तरफ हम बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर आपका लसिका कोशिका। आप इसको लिम्फ सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, लिम्फ सेल भी आप इनको कहेंगे। तो ये हमारे शरीर के अंदर जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, उसका प्रोडक्शन ये करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है और क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी रहेगा। कौन सा प्रदूषण नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। फ्लोराइड, मरकरी, या फिर इसको पारा कहिएगा, कैडमियम, या फिर आर्सेनिक। तो चलिए चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और राइट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका फ्लोराइड। जी हाँ, जो फ्लोराइड है वो मेनली आपकी बॉडी के अंदर ये कह सकते हैं कि जो आपका विटामिन और कैल्शियम है उसका जो पाचन है आपके शरीर में वो नहीं होने देता, जिसकी वजह से नॉक नी आप नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं, इट्स पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। यहाँ ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है जिसके अंदर जो घुटने हैं वो आपस में टकराने लगते हैं। ठीक है, इसको हम नॉकनी के नाम से भी जानते हैं। तो चार ऑप्शंस में से आपका राइट रहेगा फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है मे भी नया हो। तो चलिए क्वेश्चन को देख लीजिए। आप इसको प्रोजेरिया पढ़िएगा या फिर इसको प्रोगेरिया आप इसको कहिएगा। ठीक है, प्रोगेरिया भी आप इसको कह सकते हैं, प्रोजेरिया भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, प्रोगेरिया ग्रस्त लोगों का सबसे प्रमुख और स्पष्ट लक्षण क्या होता है। लक्ष्य की जगह आप इसको लक्षण पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो प्रोजेरिया आप इसको कहिएगा या फिर प्रोगेरिया आप इसको कहिएगा, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसका आप कैसे पहचानेंगे, उसका एक प्रमुख लक्षण क्या होगा इस रोग का आपको बताना है। चार ऑप्शन है। शरीर पर अधिक बाल हो जाएंगे, समयानुवर्ती संक्रमण के प्रति कम रोधक क्षमता हो जाएगी, या फिर जरण की अपेक्षा तेज दर, या फिर
अणु उर्वरता से पीड़ित। 4 ऑप्शंस में से जो राइट है उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। राइट है यहाँ पर आपका जरण की अपेक्षाकृत तेज दर। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको इसका सीधा सा मतलब ये समझा देता हूँ कि कई बार आपने देखा होगा कि जो 10 से 12 साल का बच्चा है या फिर जो छोटे बच्चे हैं 5 से 10 साल के, उनके अंदर एक ऐसी ये बीमारी होती है और ये है ना, मतलब हर किसी के अंदर नहीं मिलती। ये आप मान के चलिए कि 1000 के पीछे या फिर 10,000 की जो स्ट्रेंथ होती है उसके पीछे आपको 1 या 2 केसेस मिलेंगे। इनमें होता क्या है कि जो बच्चा है वो जन्म से ही बच्चा है वो अपनी आयु से ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है, या फिर ये कहिएगा कि जो उसकी बॉडी है वो आपको ऐसा लगेगा कि ये 30 साल का है या फिर 35 साल का। मीन्स उसकी जो एज है वो बुढ़ापे की तरफ ज़्यादा बढ़ती है। मीन्स छोटी एज में ही उसके अंदर जो बुढ़ापा है उसके जो लक्षण है वो झलकने लगते हैं। मीन्स ये बुढ़ापे की तरफ तेजी से बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए। विल्सन रोग क्या है, इसका लक्षण है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। पैरों तथा पेट में फ्लूइड बनना, बोलने निगलने तथा शारीरिक समन्वय में समस्याएं, अनियंत्रित गतिविधियां या मांसपेशियों में अकड़न या फिर रतौंधी। तो चलिए राइट की तरफ मैं लेकर चलता हूँ। राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका रतौंधी रोग। जी हाँ, रतौंधी रोग है वो मेनली आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन ए है वो आपको कैरेट्स जो अभी सीजनली जो आपकी सर्दियों में भाई गाजर आएगी, गाजर का जरूर सेवन कीजिएगा। और जिनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा हो वो तो खास करके, और जी हाँ जिनको हेल्थ बनानी है वो तो खास करके आप गाजर का सेवन जरूर कीजिए। तो रतौंधी रोग जी हाँ विटामिन ए की कमी से होता है। लेकिन जो पैरों के अंदर या फिर ये कह सकते हैं कि पेट के अंदर जो फ्लूइड है, पानी की मात्रा ज़्यादा बनना है, ठीक है, बोलने या फिर निगलने के अंदर जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनाने में ये जो समस्या है, ये विल्सन रोग के लक्षण रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे ये कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। मैरी क्यूरी, जोनास एडवर्ड साल्क, लुईस पास्चर, अल्फ्रेड बी नोबेल। 4 ऑप्शंस में से जो राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कीजिएगा। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर आपका जोनास एडवर्ड साल्क। जी हाँ, जॉन साल्क भी आप इसको कह सकते हैं। तो इन्होंने ये टीका बनाया था पोलियो का। और एक खास बात बता दूं कि जो जोनास एडवर्ड साल्क है उन्होंने जब ये पोलियो का वैक्सीनेशन विकसित की, इसको डेवलप किया, इसका इन्वेंशन किया, तो इन्होंने अपना कोई भी पेटेंट नहीं करवाया। पेटेंट का मतलब होता है कि आपके पास में वो सारे राइट्स रहते हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। मीन्स जो ये फॉर्मूला आप किसी कंट्री को देते हैं या फिर किसी को देते हैं तो उसके बदले में या फिर उसके एवज में आप वहां से पैसा लेते हैं। लेकिन इन्होंने कोई भी पेटेंट नहीं करवाया। इसने अपना फॉर्मूला है हर दुनिया के उस डॉक्टर को और उस कंट्री को पहुंचाने का काम किया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हम अपंग होते हैं, जो आपके पैरालाइज होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो पोलियो जो रोग है उस पोलियो रोग को ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपना जो टीका है, वैक्सीनेशन है, इस इन्वेंशन की इन्होंने कोई भी पेटेंट नहीं करवाया। तो हेड्स ऑफ जोनास एडवर्ड साल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जी हाँ इसी के साथ में आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, जो टीबी, आप ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी कहिएगा, ठीक है, जो टीबी का है या फिर इसको ट्यूबरक्लोसिस कहें, तो इसको रोकने के लिए एक वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। और जी हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपको बताना कि कौन सा टीका है। और जी हाँ वो भी मैं काम दूंगा। देखिए यहाँ पर सभी की आपकी एक तरह से कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है, तो आपको उसको फुल फॉर्म भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और ऑप्शन है BCG, HIV, DPT या फिर बेरिसेला। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर BCG। तो जी हाँ, BCG का जो टीका है, वैक्सीन है, वो ट्यूबरक्लोसिस TB को रोकने के लिए लगाई जाती है। और अब मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप करके बताएंगे यहाँ पर इसका जो BCG की फुल फॉर्म है वो। तो यहाँ पर थे ये 15 क्वेश्चंस। स्कोर कितना रहा, क्वेश्चंस कैसे लगे और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक फॉर वॉचिंग। वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू सीरीज विद द न्यू क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कल है संडे, सीरीज जबरदस्त आने वाली है।